देखो, कल टॉर्क बताया था इस कॉइल पर, है ना। कल क्या बताया था कि करंट कैरिंग कॉइल है PQRS, ठीक है, PQRS, ये करंट कैरिंग कॉइल है PQRS, ये PQRS, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, PQRS। और वो कॉइल ऐसे नहीं रख के ऐसे रखी है। अगर ऐसे रखी होती और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये अगर ऐसे रखी होती है कॉइल, तो ये हो गया कॉइल का प्लेन, ये क्या हो गया कॉइल का प्लेन, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होता? जीरो। लेकिन कॉइल ऐसे ना रख के ऐसे रखिए, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। वो दिखाया हुआ ये रहा थीटा, ये थीटा दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ है PQ और इसमें करंट जा रहा है I, दिस इज द करंट I, ठीक है। अब इसको जब ऊपर वाले व्यू से दिखाया गया तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये PQ ऐसे दिखेगा PQ, और करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? Q से P, तो करंट जा रहा है Q से P, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जो इस PQ के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा, है ना। मतलब ये कॉइल ऐसे है और ऐसे रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ऊपर से देखेंगे तो ये थीटा एंगल दिखेगा, दिस इज थीटा एंगल, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब टॉर्क आया था, जब टॉर्क निकाला था हमने, किसके अबाउट टॉर्क निकाला था? P पॉइंट के अबाउट। तो टॉर्क निकाला था तो आंसर आया था टॉर्क बराबर करंट आया था I, ठीक है। और एक्चुअल में टॉर्क आया था, तुम याद करो, RF साइन थीटा, RF साइन टॉर्क अबाउट P पॉइंट। क्या आया था? टॉर्क होता है, टॉर्क वेक्टर होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, है ना। ये सब कल बताया था। R वेक्टर होता है किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो, उस पॉइंट से कहां तक की दूरी जहां पर फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स की वजह से टॉर्क बन रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स की वजह से टॉर्क बन रहा था? एक इस वाले फोर्स की वजह से और इस वाले फोर्स की वजह से, और हम टॉर्क निकाल रहे थे इस पॉइंट के अबाउट। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना आएगा? जीरो, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं और जो फोर्स है वो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये R जीरो हो जाएगा। R कहां से कहां तक की दूरी होती है? जिस पॉइंट पर टॉर्क निकाल रहे हैं और कहां तक? जहां पर फोर्स लग रहा है। फोर्स तो यहीं पे लग रहा है और R भी यहीं से मेजर कर रहे हैं, तो जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट की वजह से टॉर्क कितना आ जाएगा? जीरो। और इस पॉइंट की वजह से कैसे निकालेंगे? वो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर, तो R वेक्टर बनेगा यहां से यहां तक, ये R वेक्टर बनेगा। और R वेक्टर की लेंथ ये थी, दिस इज लेंथ B, तो ये लेंथ कितनी थी? B। तो हमारा निकला था टॉर्क बराबर, ये फॉर्मूला आएगा R क्रॉस F, A क्रॉस B, तो ये होता है RF साइन थीटा, RF साइन थीटा, AB साइन थीटा। R का मैग्नीट्यूड, R का मैग्नीट्यूड कितना है? यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड B। ये फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी थी? फोर्स लग रहा था इस वाले वायर पे, इस वाली वायर पे, है ना। तो ये फोर्स की वैल्यू थी, हमने कल बताई थी I। करंट कितना पास कर रहा है इसमें से? करंट कितना पास कर रहा है? I करंट पास कर रहा है। कितनी वायर की लेंथ है? L। और कितना मैग्नेटिक फील्ड है? B, ILB। ये हमने यहाँ निकाला था, ये रहा। कौन सी वायर है? QR है ना, ये रही QR पे ILB फोर्स था, तो ये ILB फोर्स आ गया। और फिर था साइन, साइन एंगल, एंगल किस किस के बीच का? R और F के बीच का एंगल। R ऐसे है, देखो R वेक्टर यहां से है यहां तक है, यहां से यहां तक है, और F वेक्टर ऐसे है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे लेते हैं? ये वेक्टर एक है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे? तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं,
ये एंगल होगा, तो ये एंगल होगा आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का। पर हमें कौन सा एंगल पता है? हमें पता है इसका बी के साथ ये एंगल पता है हमें ये वाला एंगल पता है, यानी ये वाला एंगल है ना। आर को अगर हम प्रोसीड करें, तो ये एंगल पता है हमें। लेकिन यहां पर जो एंगल बन रहा है वो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का बन रहा है, यानी ये वाला बन रहा है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अरे ये पूरा एंगल तो 90 है, इस 90 में से ये घटा दो तो ये बचेगा, तो इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बी एफ की वैल्यू आई एल बी, और साइन 90 माइनस थीटा को हमने लिखा अल्फा, 90 माइनस थीटा को अल्फा लिखा। यहां से हो गया था आई एल और बी, इंटू में बी साइन अल्फा आई एल इंटू बी। इस कोयल की लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है, दिस इज द कोयल, लेंथ इज एल, ब्रेड्थ इज बी, तो एल इंटू बी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन। तो आई ए बी साइन अल्फा, अल्फा किसके बीच का एंगल है? ध्यान समझना, ये है कोयल, देखना अल्फा हमें यहाँ पर पता है ये वाला एंगल है, अल्फा इज दिस, ये एंगल है। अरे आर और एफ के बीच का एंगल यही तो है। यहाँ पे क्या रखेंगे? आर एफ साइन ये एंगल, और ये एंगल क्या होगा? अल्फा, आर और एफ के बीच का एंगल, और आर एफ के बीच का एंगल कितना रखा हमने? अल्फा, और अल्फा है कितना? 90 माइनस थीटा के बराबर। और 90 माइनस थीटा के बराबर क्यों है, समझ आया? थीटा ये है, थीटा क्या है एक्चुअल में? ये है वो क्यू, ये है पी, ये है क्यू, ये है पी, दिस इज क्यू, दिस इज पी। करंट ऐसे जा रहा है, करंट को छोड़ो भी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल कितना होता है? 0, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ना हो क्या, ऐसे है, तो ये एंगल होगा। इसको पकड़ना है, कौन यहाँ आके पकड़ो, इसको पकड़ो, हाँ ये तुम थोड़ा सा देख लो ऊपर उठ के, ये एंगल होगा ऐसे, ये है ना, ये ऐसे, ये एंगल कितना है? थीटा। और एरिया वेक्टर अगर हम इसको कंसीडर करें, इस प्लेन का एरिया वेक्टर निकाले, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी करंट। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? अपने पहले तो करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। एक मिनट रुको, करंट के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता दूं मैं, एक मिनट वहीं पहुंचो। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? वहां पर कैसे निकालते थे? इलेक्ट्रिक वाले में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, मान लो ये एक प्लेन है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते थे वहां पे? तो वहां पे ऐसे होता था, भाई ये एरिया है, लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, तो एरिया हो गया एल इंटू बी, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती थी इसके परपेंडिकुलर। अब इसके परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, और इसके परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों हो सकती है। यहाँ पर कैसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे? यहाँ पर हमें करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा वाला, ये वाला या ये वाला? तो यहाँ देखो करंट कैसे जा रहा है, ये है एस पॉइंट, ये है आर पॉइंट, ये है क्यू पॉइंट, ये है पी पॉइंट, तो दिस इज द करंट फ्लोइंग। तो करंट फ्लोइंग ऐसा फ्लो कर रहा है, तो अपने हाथ को, राइट हैंड को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, हम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर कोई करंट ऐसे मूव करता तो नहीं, यहाँ की तरफ होता, तो एरिया वेक्टर ऐसे होता। अभी कैसा है? ऐसे है ना, ऐसे है, तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसे, एरिया वेक्टर की इंपॉर्टेंस है, तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, दिस इज द एरिया वेक्टर। अब आ जाओ तो इस वाले क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पकड़ो, ये है कोयल और ये है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द कोयल। इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? एक और वो दो, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? क्या ऐसे घूम रहा है करंट, है ना, तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, बोलो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, एकदम परपेंडिकुलर टू द कोयल। अरे थोड़ा साइड हो जा, साइड से देख ले, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, पकड़ इसको एरिया वेक्टर को, हाँ ये रहा। ये एंगल कितना था हमारा, ये वाला एंगल? थीटा।
ये वाला एंगल, ये रहा, अरे ये रही ना, ये वाला वायर यहाँ से यहाँ Q से P, है ना। ये अगर ऐसे होता तो ये तो 0 हो जाता, पर मैंने कहा ये हमारा कोयल ऐसे रखा है, तो ऐसे रखा है तो ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। और ये है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और अपने प्लेन के बीच का एंगल कितना है? 90। और ये एंगल कितना? थीटा। ये एंगल थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। यानी अपना जो ये है, क्या बोलते हैं इसका नाम, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल हमने लिया था थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बेटा। तो मेन चीज क्या है, अपने इस प्लेन का और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना लिया था हमने? थीटा। अपने इस प्लेन का और इस मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना लिया है? थीटा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल आ जाएगा? 90 माइनस। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट अल्फा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आई, ये क्या अल्फा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है? अभी तो बताया ए वेक्टर कैसा था, ऐसे ए वेक्टर, और बी वेक्टर कैसे, ऐसे। और इन दोनों के बीच का एंगल ही तो ये वाला थीटा था, तो वो 90 माइनस, है ना, मतलब कुछ ऐसे बनेगा ये, अगर परपेंडिकुलर बनाना चाहें ऐसे। ये क्या है? ए वेक्टर, और ये है थीटा। तो ए वेक्टर और इसके बीच का एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, उन दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा को हमने क्या बोला है? अल्फा। तो ए वेक्टर भी रखा है, बी वेक्टर भी रखा है और अल्फा भी रखा है। तो यहां से क्या बन जाएगा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को अगर हम फिर से ओपन करें तो क्या बनेगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन और ए और बी के बीच का एंगल, और ए और बी के बीच का एंगल कितना है? अल्फा, तो साइन अल्फा। तो टॉर्क आया आपका आई। अच्छा, कल बताया था आई इंटू ए क्या होता है? करंट कैरिंग कॉइल है, उसका एरिया वेक्टर है ना। तो करंट और एरिया वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम वेक्टर ऑफ दिस करंट कैरिंग कॉइल, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो दिस इज हाउ द टॉर्क फॉर्मूला इज हियर। जो टॉर्क लगता है किस पर? एम और बी पर, है ना। ए वेक्टर और एम वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। इसी वाले केस में देख लो, करंट कैसे जा रहा है? ऐसे। करंट क्या जा रहा है? ऐसे। तो इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे है? बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये होगा आपका टॉर्क, जो कल वाला कंप्लीट हुआ है। इसको लिख लो जल्दी से। ये लिख लिया था शायद यहाँ तक, तो यहाँ तक लिख लिया, बस अल्फा लिख लेना है यहाँ पे। अल्फा है कि एक्चुअल में? इन जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का है। हाँ, अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है कौन? अल्फा, ठीक है। ये है, इसको जल्दी से लिख लो, इसको जो आपने लिखा था कल, लिख लिया था, कहाँ तक लिखा था देखो। अच्छा, तुमने लिख लिया पूरा ये वाला? ठीक है, अरे लिख लो, इसने फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, लिख लेना बाद में। ये अल्फा समझ आया एंगल कैसे बी और एम के बीच का हुआ?
ठीक है, मिटा दूं मैं ग्रुप में। अब आ जाओ कंपैरिजन थोड़ा सा। अब इतना बड़ा डेरिवेशन वगैरह वो याद कर लेना, वो डेरिवेशन वगैरह। मेन चीज क्या है डेरिवेशन से निकालने के लिए? मेन चीज ये है, अपना कॉइल ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, और टॉर्क कैसा लग रहा है? टॉर्क लग रहा है, टॉर्क की वैल्यू आई है, टॉर्क की वैल्यू आई, आसान है देखो, करंट बहुत आसान है, मतलब इतना बड़ा डेरिवेशन किया, सब किया, पर मेन चीज जो है यही तो निकाला हमने। इसमें है क्या? इसमें है आई, कितना करंट फ्लो कर रहा है? क्या लिख सकते हो करंट कितना फ्लो कर रहा है? वो तो दिया होगा, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। एरिया वेक्टर, क्या एरिया वेक्टर लिख सकते हो? सिंपल है। अरे इसका एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेड। अगर सर्कुलर कॉइल है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो फिंगर, हम आपको क्या दे देगा? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, है ना। तो एरिया वेक्टर लिख लोगे आसानी से। और अच्छा ऐसे लिख लो, आई ए बी साइन अल्फा, है ना, साइन थीटा बोल दो, साइन अल्फा बोल दो, जो बोलना बोल दो, नाम है तो आई ए बी साइन थीटा। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या था टॉर्क का? टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, और दूसरा फॉर्मूला क्या था? आई इंटू ए, क्या लिख दिया था हमने? एम बी साइन अल्फा। अरे एम को क्या लिखोगे आप? एम कैसे लिखोगे? क्वेश्चन आ गया तो एम कैसे लिखोगे? आई लिख दोगे क्या? एरिया लिख दोगे क्या? बी लिख दोगे? अल्फा क्या है? अल्फा कैसे लिखोगे? अल्फा कैसे लिखोगे? तो याद रखना, अल्फा है किस किस के बीच का एंगल? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। मान लो कोयल ऐसे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसे है? मैग्नेटिक फील्ड और इसके प्लेन के बीच में कितना एंगल हुआ? मैग्नेटिक जीरो। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, प्लेन भी ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0। अब कितना एंगल है मैग्नेटिक फील्ड? 90, है ना। अब कितना है? 0। हमें लिखना है अल्फा। अल्फा कितना होगा अब आपको बताना है। अल्फा किस किस के बीच का एंगल है? इस वाले केस में जो मैं अभी केस देख रहा हूँ, क्या केस दिया मैंने? ये हमारा करंट कैरिंग लूप है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। अब आपको बताना है अल्फा कितना होगा यहाँ पे। अल्फा क्या है? किस किस के बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। एरिया वेक्टर कैसे है? मान लो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा? बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ये 90 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 90। ठीक है। अच्छा मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और करंट कैरिंग कॉइल ऐसे, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो बताओ मैग्नेटिक अल्फा कितना आ जाएगा? क्या अल्फा लिख लोगे? अरे अल्फा आसान है लिखना। करंट किसके बीच का एंगल देखना है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ऐसे है, मेन आपका ये है क्या? मैग्नेटिक मूवमेंट बोल दो या एरिया वेक्टर बोल दो, मेन एरिया वेक्टर है आपका, मतलब एरिया वेक्टर। ये अल्फा के लिए क्या चीज देखनी है आपको? एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, मान लो कि इसके प्लेन करंट कैरिंग कॉइल, कॉइल प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दिया हुआ है इज 30 डिग्री। फाइंड अल्फा। बोलो। कॉइल का प्लेन, कॉइल का प्लेन समझ रहे हो? अरे यही तो प्लेन है, इसके इस प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो आपको बताना है अल्फा, 60। अल्फा बताना है। ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है? या तो 60 आ सकता है, 150 आ सकता है। 60 आ सकता है, 150 आ सकता है। कैसे भाई? इसके ऐसे, मैं कोयल को कहाँ से दिखाऊं? ऐसे दिखाऊं? ऊपर से, ऊपर से दिखाता हूँ। इस कोयल को अगर हम ऊपर से देखें तो सिर्फ ये दिखेगा, तो ये है कोयल और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये है कोयल और ये है मैग्नेटिक फील्ड, और कोयल का प्लेन ये है, और कोयल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है?
30 डिग्री, है ना। मैंने ये ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं हम, तो ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे तो यही तो दिखेगा, है ना। अब मैग्नेटिक एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। या तो ये होगी या ऐसे होगी। वो कैसे निकालोगे? कौन सी होगी? ये होगी या ये होगी? अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऐसे होगी, और अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, अगर आप देख रहे हो तो ये नॉर्थ पोल दिखेगा, नॉर्थ पोल दिखेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आपकी तरफ होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, या तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। अगर ये वाली डायरेक्शन है तो कितना एंगल आ जाएगा? 60। और अगर ये डायरेक्शन है तो बी ये है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ये होगा। अरे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये, या मैं ये कह लो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर बोल रहे थे, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड ये, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? दोनों बीच का एंगल देखो, क्या ये एंगल 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये है प्लेन ऑफ द कोइल। 90 प्लस 30 120 होगा। कितना एंगल होगा? 120। और ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो या तो अल्फा का एंगल होगा 6 डिग्री या कितना होगा? 120। 60 प्लस 120 180। अरे 60 प्लस 120 180। अच्छा एक और क्वेश्चन बताओ, अगर कोइल, प्लेन एंड बी के बीच का एंगल इज 60 डिग्री, फाइंड अल्फा, तो आंसर कितना आएगा बताओ? अरे 30 और 150, 30 और 150, यहाँ 60 और 120 180, यहाँ 30 और 150 180। ठीक है, एक और क्वेश्चन, coil perpendicular makes angle with B is 60 degree, find alpha। 60 आएगा, बताओ, बोलो। कोयल का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड, कोयल का परपेंडिकुलर ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। और हम क्या लेते हैं यहाँ पे एंगल? अरे परपेंडिकुलर, और कोयल परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होता है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में तो होता है। एरिया वेक्टर ये है और कोयल का परपेंडिकुलर भी ये है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना। कोयल का परपेंडिकुलर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। हम यही तो एंगल लेते हैं। कोयल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो होता है एरिया वेक्टर, तो आंसर अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा 60 डिग्री ही आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? अल्फा कैसे लिखोगे, आई कैसे लिखोगे पता है? एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ, है ना। अच्छा, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? देखो टॉर्क यहाँ पर ऐसा होगा, टॉर्क की डायरेक्शन अलग अलग केस में अलग अलग होती है। टॉर्क की डायरेक्शन अलग होती है, बॉडी का घूमना अलग होता है। क्या बॉडी पे टॉर्क लग रहा है? टॉर्क लगा है तो बॉडी घूमेगी, बॉडी घूमेगी, घूमेगी अलग डायरेक्शन में और टॉर्क अलग डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, अच्छा टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? मतलब हम तो निकालना चाहते हैं घूमेगा किस डायरेक्शन में, तो सीधा सीधा हिसाब है। ये है आपकी कॉइल, ये क्या है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो बस एरिया वेक्टर अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले आएगा, ऐसे घूमेगा हमेशा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहाँ की तरफ, तो ये कैसे घूमेगा? ऐसे घूम जाएगा। ये हमेशा अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेगा, है ना। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड पीछे है, तो घूम के पीछे चला जाएगा, ऐसे होगा। तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? इन द डायरेक्शन टॉर्क या ये कह लो, कोइल विल रोटेट
coil will rotate such that, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, such that किसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड, बोलो, हाँ, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस में चली जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। coil will rotate such that एरिया वेक्टर, या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और किसकी डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो coil will rotate such that area vector and magnetic moment will align itself in the direction of B vector। किस डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, टॉर्क in the coil is such that the coil will rotate so that area vector and magnetic dipole moment will align itself in the direction of magnetic dipole, in the direction of magnetic field। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में आसान था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई है, बॉडी का प्लेन आ गया एक्स्ट्रा, वहां कोई बॉडी का प्लेन नहीं, वहां पे सिर्फ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाता है। पर यहाँ पर क्या आ गया, अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो तो इसके साथ क्या आ गया, पीछे एक कोइल आ गया ले इसके साथ। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है तो ऐसे हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है तो ऐसे घूम के ऐसे चल गया, होगा वही, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सीधा होता था ऐसे, तो घूम के ऐसे चला जाता था, यहाँ होता था यहाँ ऐसे जाता, तो यहाँ पे भी हो ऐसे ही रहा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें तो वो भी ऐसे घूम के जा रहा है, वो भी ऐसे घूम के जा रहा है, पर साथ में क्या आ गया, कोइल और आ गया, मतलब ये कोइल घूम रही है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी घूम रहा है, मतलब एक तरीके से उसके साथ लगा हुआ है, ये इमेजिनरी कंसेप्ट है एक तरीके से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसके साथ लगा हुआ है और अपने आप को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, लिख लो जल्दी से, एम क्या है यहाँ पर, एम वेक्टर क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या है इसके बारे में बताना है या कल पूरा पढ़ाया था आधे एक घंटे इसके बारे में, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है आपका आई ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ए वेक्टर और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन इज फाउंड बाय, कैसे निकालोगे बताओ, इज फाउंड बाय एरिया वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करना है, इज फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कर्ल योर फिंगर्स, कहाँ के फिंगर्स, राइट हैंड की, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then thumb will give direction of a vector and m vector, a vector and m vector। ठीक है, a vector is area vector, m vector is magnetic dipole moment vector। ठीक है, लिख लो जल्दी से, खत्म करो इसको। अल्फा समझ आया कैसे निकालेंगे, है ना, अल्फा के एंगल, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, अल्फा और उसमें लिख लो भाई।
तो करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है? करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है? आई जीरो। एल इफेक्टिव जीरो हो जाता है, कॉइल है वो। फोर्स कितना लगता है? जीरो। और टॉर्क कितना लगता है? एम बी साइन अल्फा। ठीक है, इसको साथ के साथ नहीं करोगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। आज पढ़ा है तो आज ही कर लो, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वाला कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा, तो साथ के साथ करते चलो इसको। अरे दो ही तो चीज़ पढ़ी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है और एक कोयल पे कितना टॉर्क लगता है वो पढ़ा है। यहाँ पे अल्फा क्या आया, वो कितना है, ये सब। ठीक है, इसका तो पूरा मॉडल बनना चाहिए रियल में, बिना मॉडल के तो समझ ही नहीं आता। 3D मॉडल। ठीक है, मिटा दूं? एक क्वेश्चन, ये क्या, मान लो करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। बोलो, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेट फोर्स बताओ और नेट टॉर्क बताओ। इसकी मान लो लेंथ, इसका एरिया ए ही मान लो, इसका एरिया मान लो ए, मैग्नेटिक फील्ड बी। बोलो जल्दी। नेट फोर्स तो जीरो। अरे नेट फोर्स क्या होता है? करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स आता है आई एल इफेक्टिव बी साइन थीटा, है ना? आई ये रहा। एल इफेक्टिव क्या है? इस वायर के यहाँ से स्टार्ट करें तो एल इफेक्टिव घूम के यहीं आ गए, है ना? तो नेट लेंथ जीरो आ गई। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा किस किस के बीच में है? एल और बी के बीच में। अरे एल इफेक्टिव जीरो तो क्या ये एंगल देखना, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। नेट फोर्स तो जीरो आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो टॉर्क, टॉर्क टॉर्क बताओ। टॉर्क होता है, मैं ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आई ए बी साइन अल्फा, या फिर ये लिख लो आई ए को लिख दो एम बी साइन अल्फा। कोई से एंगल्स वो बता दो जल्दी। स्टॉप, बोलो। आई कितना है? आई तो ये रहा साइन जीरो। ए कितना है? ए है, बी बी है, अल्फा बताओ। देखो एरिया वेक्टर क्या है? बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ। तो ये साइन अल्फा कितना आ जाएगा? एम बी साइन 180। अरे अल्फा समझ आया तुम्हें? साइन 180 तो आ जाएगा टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो। दिस इज द मिनिमम टॉर्क, दिस इज द मिनिमम टॉर्क। अच्छा, यही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो यही कोयल है, यही कोयल है, सेम टू सेम कोयल। इस बार मैग्नेटिक वही करंट जा रहा है सेम, है ना? करंट जा रहा है वही सेम, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस बार ऐसे है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ टॉर्क कितना होगा? फोर्स तो जीरो ही होगा। टॉर्क
बोलो 90 आई ए बी साइन, बोलो एरिया वेक्टर किस तरफ, 90 एरिया वेक्टर किस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अरे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90, तो साइन 90 तो आ जाएगा आई ए बी, तो साइन 91 होता है या फिर आई ए हो जाता है एम एम बी। तो दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे, ऐसे है ये कोइल ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, चेक करो, अरे दिस इज द कोइल और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके पैरेलल है, कोइल के सरफेस के, कोइल के प्लेन के पैरेलल, और आपका एरिया वेक्टर ऐसे, एरिया वेक्टर और इसके बीच का एंगल कितना आया 90 डिग्री। एरिया वेक्टर अपने वाले में ऐसे है ना, कोई बात नहीं, ऐसे मान लो एरिया वेक्टर ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, तो इसलिए मैक्सिमम टॉर्क आ गया। ये जो फील्ड लाइंस है वो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, वो फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है पैरेलल टू द सरफेस। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ध्यान समझना भी, एक चीज में इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एक तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी जो इसके ऐसे इसके अंदर से जा रही होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड पीछे से भी जा रही होगी, ऐसे भी जा रही होगी, नीचे से भी ऐसे, एक यहाँ से जा रही होगी इसके, एक यहाँ से जा रही होगी, एक ऐसे जा रही होगी। अरे समझ आ रहा है तुम्हें, सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही। तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है तो बॉडी घूमेगी, तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है जो इस पर फोर्स लगाएगी, ये वाली या ये वाली, भाई ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो इसके ऊपर सामने से जा रही है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो पीछे से जा रही है, या ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो इसके सारी यही वाली लगाएगी जो इसके ऊपर। अरे मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था, याद करो, एक करंट कैरिंग कॉइल है इनफिनाइट और उसके सामने एक दूसरी करंट कैरिंग कॉइल है I1 I2, ये वाली कॉइल इसको अट्रैक्ट करती थी, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था वो कहाँ कहाँ बनता था, यहाँ भी बनता था, यहाँ भी बनता था और यहाँ भी बन रहा है। तो कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता था, इस वाला, ये वाला। तो क्या सिमिलर केस यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड ये भी है और ये भी है और ये भी है, तो कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड इस पर टॉर्क लगा, जो इसके ऊपर है ना, जो इसके सरफेस से पैरेलल है, तो ये है। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड अपने प्लेन के पैरेलल हो, जो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाए 90 डिग्री बनाए, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, रेडियल। फिर से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी, वो मैग्नेटिक फील्ड जो अपने सरफेस के पैरेलल हो, वो मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें टॉर्क कितना हो मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम है ना यहाँ पर, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हेयर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज पैरेलल टू द सरफेस या प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल का क्या है पैरेलल, और क्या है एंड मेक्स 90 डिग्री विद एरिया वेक्टर ए वेक्टर और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इन दोनों के साथ कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री। टॉर्क इस वाले केस में क्या है मैक्सिमम, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लिखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक एक्स्ट्रा चीज आ गई इसमें, और कुछ नहीं है, बाकी वही है, कंपैरिजन अगर करो तो डाइपोल मोमेंट वाला है, वहां पे मैक्सिमम टॉर्क मिनिमम टॉर्क सब होता था।
ये लिख लिया था? हाँ, ये वाला नहीं लिखा, लिख लो इसको। कब शादी थे बैंक? कब शादी? ठीक है, कितने बजे चल रहा है तुम्हारा मैथ का ट्यूशन अभी? कितने बजे? 9 से 11। लिख लिया जल्दी? हाँ भाई, ये सब ऐसा नहीं कोई पूछेगा, मैं सब वो बता रहा हूँ, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकलेगा वो सब, है ना। अगर इसको हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार। रह गया भाई लिखना? ये लिख लिया तूने ये सब? हाँ। कंपैरिजन एक बार देख लेते हैं, याद करो। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, और ये होता था डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, ऐसे होता था। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो वहां पे नेट फोर्स कितना आता था? 0 ही आता था, नेट फोर्स 0 आता था, और टॉर्क आता था पी ई साइन थीटा। ठीक है, पी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, ये होता था टॉर्क। अब यहां आ जाओ, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे ऐसे है ना, और मान लो कोयल ऐसे है, तो कोयल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा। बोलो, इसको ध्यान से देखो, ये है कोयल, कोयल हमारी ऐसे है, तो ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। अरे एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो एरिया वेक्टर ऐसे, एरिया वेक्टर या बोल लो या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर बोल दो, और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं कोयल नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ क्या दिखाऊंगा? मैग्नेटिक वेक्टर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। क्या कोयल ऐसे रही होगी? इसको अंदर चले जाओ, अरे ऊपर से देख रहे हैं हम, ये कोयल ऐसे रही होगी। ऐसे कैसे बनेगा डायग्राम? ऐसे कोयल, और यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ठीक है, कोयल ऐसे है, ऐसे, और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये है। तो
मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और यही एरिया वेक्टर है थीटा एंगल। तो टॉर्क कितना आएगा बताओ? एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। और फोर्स कितना आएगा? 0। सेम यहाँ पर आप देखो P जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वो किससे रिप्लेस हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किससे रिप्लेस हो गया? मैग्नेटिक फील्ड से। तो P ई साइन थीटा में। अच्छा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या आती थी? यहाँ आती थी पोटेंशियल एनर्जी माइनस cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? यहाँ आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ आएगी मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कितनी आएगी? माइनस एम बी cos थीटा। सिमिलर माइनस एम बी cos थीटा। अब यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क मिनिमम टॉर्क उसकी बात करते हैं। पहला केस जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और अपना डाइपोल मोमेंट भी ऐसे, पी वेक्टर भी ऐसे। पी वेक्टर अगर ऐसे है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज? यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज। और यहाँ पर कौन सा चार्ज? प्लस क्यू चार्ज। अरे ऐसे ही तो होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो ऐसे वाले केस में टॉर्क कितना आएगा? टॉर्क आएगा पी ई साइन कितना एंगल? पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल 0। तो टॉर्क आ जाएगा 0। फोर्स तो 0 है ही हमेशा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स तो 0 है, टॉर्क भी 0 है। तो ऐसे वाले केस में इक्विलिब्रियम आता था, है ना? इक्विलिब्रियम आता था। टॉर्क इज 0, फोर्स इज 0। सो और यहाँ पर थीटा कितना है? 0। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? अच्छा, मैंने थीटा ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हमने एम बी साइन अल्फा लिखा था यहाँ पे, अब मैं थीटा लिख रहा हूँ। अरे वहां अल्फा लिखा था क्योंकि हमने थीटा लिया था प्लेन और बी वेक्टर के बीच का एंगल। अब ये थीटा वो वाला एंगल नहीं है, अब ये एम और बी के बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और बी के बीच। अरे एम और बी के बीच का एंगल, वहां अल्फा यूज किया था, यहाँ थीटा यूज कर रहे हैं, बाकी वही है ना? तो ऐसे तो थीटा क्या है? पी और ई के बीच का एंगल, पी भी ऐसे ई भी ऐसे, तो एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे टॉर्क भी 0, फोर्स भी 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस पी ई कॉस 0, कॉस 0 यानी 1। तो टॉर्क मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, माइनस है ना? और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में, एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी है ना, तो माइनस पी का मतलब एक्चुअल में माइनस पी ही होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है यहाँ पे। अरे सारे केस में लिखवा चुका हूँ। तो ये कौन सा हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉडी क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, इसलिए पी वेक्टर हमेशा किस डायरेक्शन में आना चाहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। देखो पी वेक्टर ऐसे था, अगर इसको छोड़ देना तो टॉर्क लगेगा और ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। पी वेक्टर ऐसे था, ऐसे घूम के ऐसा आ जाएगा अपने आप। पी वेक्टर अपने आप को अलाइन करना चाहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलर केस यहाँ आ जाओ, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे था, अब ये मान लो ऐसे आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे आ गया, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसका प्लेन कैसा रहा होगा? ऐसे, इसका प्लेन ऐसे रहा है ना, ऐसे। इसका प्लेन ये है और ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना, ऐसे। और पहले कैसे था? ऊपर था, तो ऐसे कुछ था, ये घूम के ऐसे आ गया, ऐसे था, ऐसे घूम के ऐसे आ गया, इस एक्सिस के आउट घूम रहा है। तो ऐसे था, ऐसे आ गया, ठीक है। तो प्लेन को छोड़ो अभी, अब बताओ थीटा कितना है यहाँ पर? यहाँ टॉर्क कितना लगेगा? एम बी साइन 0, तो टॉर्क आ जाएगा 0। टॉर्क कितना आएगा? 0। यहाँ थीटा कितना है? 0 डिग्री। सेम टू सेम कंपैरिजन चल रहा है। टॉर्क कितना है? मिनिमम। अच्छा, और इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी आ जाएगी? माइनस
एम बी, थीटा एंगल बिटवीन एम और बी, एम वेक्टर भी ऐसे है, बी वेक्टर भी ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0, तो आ जाएगा माइनस एम बी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो माइनस एम बी, क्या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और फोर्स तो 0 है ही, फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपने आप को किस डायरेक्शन में रखना चाहता है, बी वेक्टर की डायरेक्शन, है ना, ये पहले बताया था। अगर ये ऐसे है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, और ये ऐसे है, तो बताओ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे, तो किस डायरेक्शन में रख रखा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ने अपने आप को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख रखा है। अब इस पर टॉर्क कितना आएगा, 0, अब कहीं घूमना नहीं चाहेगा, अब यहीं रहना चाहेगा आराम से, क्यों, क्योंकि एम भी ऐसे हो गया, बी भी ऐसे हो गया, आराम से ऐसे। लेकिन अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, घूम के ऐसे चला जाएगा, ताकि वो अपने आप को किस डायरेक्शन में लाइन कर सके, है ना, ऐसे। तो ये होगा तीसरा केस। दूसरा केस बताओ, अगर ऐसे हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और अपना चार्ज पार्टिकल यहाँ आ जाए प्लस क्यू, यहाँ आ जाए माइनस क्यू, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ डाइपोल मोमेंट ऐसा आ जाएगा, पी वेक्टर, तो टॉर्क कितना आएगा, 0, पी ई साइन, साइन बताओ कितना आएगा, 180, पी वेक्टर इस तरफ, पी वेक्टर इस तरफ, तो साइन 180, तो टॉर्क आ जाएगा 0, टॉर्क 0, फोर्स तो है ही 0, फिर से इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्यों, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हो जाएगी मैक्सिमम, और हर बॉडी चाहती है अपनी एनर्जी को मिनिमम करना, तो जैसे हम इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसे है अभी तो इक्विलिब्रियम में, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे यूं घूम के और यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसे है, तो अपने आप को किस डायरेक्शन में लाइन करना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ऐसे घूम के ऐसा जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इसकी, बोलो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इसकी एम बी, और जो कि होगी मैक्सिमम में, और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, एम बी नहीं सॉरी पीई, पीई, और ये आएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है थोड़ा सा ऊपर डिफ्लेक्ट किया तो वापस यहीं आ जाएगा, थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट किया वापस यहीं आ जाएगा। अनस्टेबल का मतलब थोड़ा सा यूं डिफ्लेक्ट किया घूम के ऐसे आ जाएगा। सिमिलर केस यहाँ पर, थोड़ा सा इसको डिफ्लेक्ट करेंगे वापस यहीं आ जाएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे डिफ्लेक्ट करेंगे वापस यहीं आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे रखें तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे घूम के यहाँ आ जाएगा, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या इसका खुद बना लोगे यहाँ पे, लिख लो।
ये इंपॉर्टेंट, पी एम में चल रही है, ई बी में चल रही है। ठीक है, ये वाला मिटा दूं? हाँ चलिए मिटा दो, ये तो लिख ही लिखूंगी। चार केस होते थे, पहला दूसरा, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो तीसरा चौथा या एक में ही लग देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, हेलो हाँ जी सर नमस्ते। 15 मिनट हो गए। हाँ इसमें देखो, ये है कौन सा वेक्टर, पी वेक्टर। ये क्यू चार्ज बताओ कहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू। यहाँ पर कौन सा है, एक दूसरा डाइपोल ले लेते हैं, उसका पी वेक्टर नीचे की तरफ। तो बताओ यहाँ पे कौन सा चार्ज है, यहाँ कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे ये, तो थीटा बताओ कितना है, पी वेक्टर और ये वेक्टर 90 डिग्री। टॉर्क पी ई साइन 90 है ना, यानी मैक्सिमम टॉर्क होगा। क्या ये इक्विलिब्रियम का केस है, नहीं है, यहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। बॉडी क्या बोलते हैं इसका नाम, दोनों ही एंगल देख लो, चाहे 90 डिग्री या ये 270 डिग्री बोल देते हैं इसको, जो भी 90 बोलो 270 बोलो, आंसर सेम ही आएगा। टॉर्क मैक्सिमम लगेगा और बॉडी अपने आप को कैसे घुमाएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पी वेक्टर अपने आप को ऐसे ले जाएगा। ये पी वेक्टर है ऐसे, तो अपने आप को कैसे ले जाएगा, किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क आएगा, फोर्स तो जीरो रहेगा ही, फोर्स तो सब केस में जीरो है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो फोर्स तो जीरो होगा ही। टॉर्क मैक्सिमम रहेगा पीई, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, जीरो। फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा, है ना, माइनस पीई कॉस थीटा कितना है यहाँ पे 90, तो ये हो जाएगा जीरो। ना तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितनी थी, प्लस पीई, मिनिमम कितनी थी, माइनस पीई। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम टॉर्क का केस। इस समय टॉर्क सबसे ज्यादा लगेगा और ये टॉर्क इसको घुमा के कैसे ले जाएगा, घुमा के कैसे ले जाएगा। सिमिलर केस फॉर दिस, क्या बोलते हैं इसका नाम, कौन सा है ये, मैग्नेटिक डाइपोल, बी वेक्टर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे है और मान लो एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे,
थीटा कितना होगा 90 डिग्री। टॉर्क मैक्सिमम रहेगा, कितना रहेगा बताओ, एम बी। अरे यहाँ पी है ना, एम बी रहेगा। फोर्स तो जीरो रहेगा ही रहेगा, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस एम बी, सॉरी माइनस एम बी कोस 90, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ना तो इक्विलिब्रियम का केस है ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। मैक्सिमम टॉर्क आएगा और ये घूम के कैसे चला जाएगा ऐसे, और ये वाला घूम के कैसे चला जाएगा ऐसे। अच्छा कोयल बता सकते हो कैसे रखी है यहाँ पे, कोयल ऐसे रखी है, और ये है मैग्नेटिक डायपोल ऊपर की, है ना, कोयल ऐसे रखी है, और ये है मैग्नेटिक डायपोल ये वाला। तो करंट कैसे घूम रहा है इस कोयल में, ऐसे ऊपर की तरफ। अब ये घूम के कैसे जाएगा, अपने आप को ऐसे रख लेगा तो घूम के ऐसे आएगा। तो ये कोयल ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, समझ रहे हो। और टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी घूमेगा तो ऐसे। टॉर्क की डायरेक्शन पता है कैसे निकलती है, मैग्नेटिक। देखो सुन लो, ऐसे घूम रहा है ना, तो टॉर्क की डायरेक्शन इसके अलोंग होगी ऐसे। अगर ये ऐसे घूमे मान लो ऐसे ऐसे, तो टॉर्क की डायरेक्शन ये होगी इसके अलोंग, एक्सिस के अलोंग। इसको बोलते हैं टॉर्क की एक्सिस। जैसे ये पंखा घूम रहा है, इसकी एक्सिस कौन सी है, जिससे लटका हुआ है डंडे से, वो एक्सिस है इसकी, वो उसकी टॉर्क की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क की डायरेक्शन ये है, अगर ऐसे घूम रहा है तो ये इसके अबाउट घूम रहा है ना। और कैसे घूम सकता है, ऐसे। अगर ऐसे घूम रहा है तो ये होगी। अपने वाले केस में देखो, अपने वाले केस में कैसे घूम रहा है, ऐसे है, और ऐसे घूम के ऐसे हो जा रहा है। अरे बोलो, ऐसे है और ऐसे घूम के ऐसे हो जा रहा है, तो मतलब ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो टॉर्क की डायरेक्शन ये वाली, इस वाली कोयल की, इस वाली एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। अच्छा टॉर्क की डायरेक्शन होती है एम क्रॉस बी। अरे टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आई ए क्रॉस बी, है ना, या एम क्रॉस बी। तो टॉर्क की डायरेक्शन निकलेगी एम ए क्रॉस बी में। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फिंगर्स को रखो फर्स्ट वेक्टर की तरफ यानी एम वेक्टर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की तरफ है, एम क्रॉस बी। क्या टॉर्क की डायरेक्शन ये होगी, और यही मैं बोल रहा हूँ, बोलो एम ऊपर की तरफ, बी यहाँ की तरफ, तो एम से बी की तरफ घूमेगा, और ये होगी टॉर्क की डायरेक्शन। यही तो है टॉर्क की डायरेक्शन, ये है टॉर्क की डायरेक्शन। अच्छा कोयल कैसे होगी यहाँ पे, ऐसे होगी, ऐसे। तो ध्यान से देखना, क्या कोयल ऐसे रखी होगी, कोयल ऐसे। क्या इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखेगा मैं कोयल का, ये वाला हिस्सा, अरे देखो कोयल का ये वाला हिस्सा दिखेगा ये, और एम वेक्टर ऐसे है। क्या यहाँ मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, और कोयल के प्लेन के क्या परपे, क्या कोयल के प्लेन से वो जा रही है मैग्नेटिक फील्ड छूती हुई, तो एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने बताया था जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, थीटा 90 डिग्री होगा, वही तो है ये सब कुछ। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी फील्ड लाइंस है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो हो गया, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का केस। इसके मैं क्वेश्चन भेज दूंगा ग्रुप में, जो जैसे उसके क्वेश्चन थे ना इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के, इन सब के क्वेश्चन वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ आएंगे। अच्छा और एक इसमें ये और बन जाएगा, लास्ट जो बनेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी डाइपोल की वो क्या होती है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यही होता था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स।
अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, और एक और बनेगा, बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होना चाहिए, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, कह लो चाहे तो। वैसे तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी इसमें क्या, हाँ, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा यहाँ पे क्या आएगी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फिर से सेम टू सेम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स शुड बी जीरो। ये वाले केस में देखो ऐसे है, और ये घूम के ऐसे हो जाएगा, क्यों ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन घूम के ऐसे हो जाएगा। तो जब ये घूम रहा होगा ना तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा यानी फोर्स लगेगा एक तरीके से, तो एक्सलेरेशन आएगा, एक्सलेरेशन आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, जब तक यहाँ पहुंचेगा इसकी स्पीड हो जाएगी तेज। तो क्वेश्चन आता है बताओ इसकी स्पीड कितनी हो गई, तो यहाँ पे लगातार टॉर्क की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितनी है, एम बी साइन 90, जब यहाँ पहुंचेगा तो एम बी साइन 60 में भी, यहाँ पहुंचेगा तो एम बी साइन 0, यहाँ पे कहीं है तो एम बी साइन 30। तो लगातार टॉर्क की वैल्यू चेंज हो रही है, फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो लगातार एक्सलेरेशन चेंज होगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लग सकता। तो ऐसे केस में तुम्हें इंटीग्रेशन करके आंसर निकालना पड़ेगा। उससे बढ़िया ये लगाओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियली जीरो पर था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, और जब यहाँ घूम के यहाँ पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मिनिमम, लिखा हुआ था मैंने कि जब ये वाला और उसके मिनिमम पोटेंशियल माइनस एम बी हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कम होकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी से हम निकाल लेंगे उसकी स्पीड, कितनी स्पीड रहेगी उसकी वहाँ पे पहुँचने के बाद। ठीक है, ये ऐसे होगा इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। तो उसमें कोई इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिंपल के इनिशियल लिखो, के फाइनल लिखो, फाइनल के से हमें वो निकल जाएगी फाइनल स्पीड। ठीक है, तो ये सब हमारा पूरा का पूरा कंपैरिजन था इलेक्ट्रिक डाइपोल का और किसका, मैग्नेटिक डाइपोल का। ठीक है, ये पूरा कंपैरिजन सेम टू सेम उठ के आ जाता है। लिख लिया ये सब। जैसे वो वहाँ देखा था कहीं बौद्ध वो होता है ना, बौद्ध भिक्षु होते हैं, कहाँ होते हैं वहाँ पे ऐसे चप्पल एकदम ऐसे लगी रहती है बच्चों ने ऐसे लगा दी लाइन से, ये देख। तुम्हारे पास नोट्स हैं उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के हैं? नहीं अभी इस समय, हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल के नहीं है तुम्हारी नोटबुक भर गई वो? नहीं वो दूसरी हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल के नोट्स हैं, तो उसमें एक टॉपिक निकालो, एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू निकालते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल on the electric field due to electric dipole on axial line. एक्सियल लाइन है ना, ये वाला मिटा दो, ये लिख लिया। ये लास्ट कंपैरिजन है। अभी तक टॉर्क लग रहा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और इसके वजह से और उसके वजह से जो भी है,
एक लास्ट कंपैरिजन है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा होता था, यहां होता था माइनस क्यू चार्ज और यहां होता था प्लस क्यू चार्ज। इन दोनों के बीच की दूरी होती थी 2a और ये होती थी एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे ये पॉइंट होता था P, यहां से यहां तक की दूरी होती थी R, है ना, R। तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है? इसके खुद के वजह से। अभी तक हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख रहे थे, अब ये खुद इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता था? इन द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, है ना। कितना आता था बताओ जल्दी से? 2kp अपॉन आर क्यूब। वो तो मैं तो ओरिजिनल पूछ रहा हूँ, ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल बिना जब हमने वो निगलेक्ट वगैरह नहीं किए थे, हाँ तब पूछ लूँ, तभी तो लिखवाए। बोलो। हाँ ये रहा ना, ये रहा। हाँ, 4kq a r r² माइनस a² का होल स्क्वायर, यह है। अच्छा ठीक है, 2kp/r³ है ना। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था यहाँ पे, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 अंदर ले जाओ, 2a हो जाएगा, तो हो जाएगा 2kp/r, ऐसे कुछ था, है ना। अच्छा, थोड़ा अलग आ रहा है वैसे, मेरे हिसाब से सेम आता। सेम जैसे ये मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल हमारा ये रहा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, और ये हो गई एक्सियल लाइन इसकी, ये हो गई इसकी एक्सियल लाइन। बोलो, इसके वजह से इसका रेडियस है मान लो कैपिटल R, और यहां से हम देख रहे हैं मान लो स्मॉल r दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस P पॉइंट पर, यहाँ पे भी P पॉइंट पर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना आता था बताओ? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना आता था? म्यू नॉट अपॉन 2I करंट जा रहा है, अब I इंटू r² अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, है ना, ये होता था। अरे ये तो फॉर्मूला पढ़ा था तुमने। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती थी? ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, और ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, क्योंकि P वेक्टर की डायरेक्शन में ही आता था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? क्या यहाँ पे हमने उस समय बताया नहीं था कि मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्रिएट होता है करंट कैरिंग कॉइल की वजह से? क्या यहाँ पर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा? अरे एरिया वेक्टर क्या होगा इसका? ऐसे ही तो है ये, यहाँ से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ऐसे ही तो आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ, एरिया वेक्टर डायरेक्शन इस तरफ आएगी, या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। तो बोलो, इसको थोड़ा सा वो कर दो मॉडिफाई, ताकि हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इसमें घुसा सकें, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है करंट इनटू में एरिया, है ना, और आई, और एरिया कितना है इसका? पाई कैपिटल R। तो म्यू नॉट आई हम ये लाना चाह रहे हैं, तो पाई से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी पाई से डिवाइड कर दो, ठीक है। और ये हो गया r² प्लस x² की पावर 3/2, r² प्लस x² की पावर 3/2 कितना आ गया? म्यू नॉट आई, पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड, ताकि ये बन जाए, ठीक है। अब B वेक्टर बराबर, ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या हो गया 2 म्यू नॉट, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आई, और पाई r² को लिख देंगे a अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए, हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट,
है ना, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब ये पूरा कंपैरिजन तो नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ वो बाद में देखूंगा मैं, पढ़ना पड़ेगा ये कैसे नहीं हुआ। 2k p वेक्टर r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, 2 सेम है, k की जगह म्यू नॉट, अरे k क्या है यहाँ पर, 1/4 pi अरे यही तो है, ये इसका कांस्टेंट है 1/4, ये इसका कांस्टेंट है। अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कांस्टेंट आता है 1/, या मैग्नेटिक फील्ड में जो कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आया p का p आ गया, p का m आ गया, नीचे वाला अलग है और ये वाला अलग है, अलग आया वैसे तो देखना पड़ेगा, या फिर क्या पता एक कोयल की वजह से ना होकर उसके वजह से आता है, क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड की वजह से आता है, सोलेनॉइड का भी देखेंगे, सोलेनॉइड में भी कंपैरिजन होता है ऐसे देखेंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, फाइनल रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। यहाँ पर क्या कहते थे हम, ये जो r होता है ये a से बहुत बड़ा होता है, और यहाँ पर हम बोल दें ये जो r है कैपिटल R से बहुत बड़ा है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, E वेक्टर बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर r अपॉन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ना, तो एक निगलेक्ट कर देगा a को, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर, अरे ये निगलेक्ट कर दिया, a स्क्वायर हमने निगलेक्ट कर दिया तो बना r स्क्वायर का होल स्क्वायर, बताओ, और यहाँ क्या बनेगा बताओ, b वेक्टर बराबर 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, ये हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा, अरे मैंने एक्स स्क्वायर लिख रखा है जबकि यहाँ पर नाम लिखा है r, तो r स्क्वायर डालूंगा ना यहाँ पे, बोलो यस सर, ये r स्क्वायर ही तो डलेगा, जब यहाँ r लिखो, वहां पे x बोला था तो x डलता, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, ये हो जाएगा अच्छा नेगलेक्ट हो जाएगा ये, तो r स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो जाएगा बताओ, ये हो गया r स्क्वायर, बोलो, यहाँ बोर्ड गिरते थे, यहाँ वो गिर रहा है मोबाइल हाँ देखो ये r स्क्वायर है, r स्क्वायर है, स्मॉल r बहुत बड़ा है तो ये निगलेक्ट कर दिया तो बन गया r स्क्वायर की पावर 3/2। देखो अगर तुमने फर्स्ट चैप्टर में ये सब पढ़ा हो, जो भी मैंने पढ़ाया था इससे पहले वाला, तो ये वाला आप कंपैरिजन करके आराम से पढ़ सकते हो, मैं आज क्वेश्चन भेज दूंगा, फर्स्ट चैप्टर के जैसे ही क्वेश्चन है वो सारे सारे, उनको P लिख दो तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन बन जाएंगे, B लिख वो M लिख दो तो सेम टू सेम बनेगा, वो एक्स्ट्रा ही पढ़ाया मैंने, बुक में नहीं है वो, बुक में मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं पर है नहीं वो बुक में, क्योंकि उनके हिसाब से तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है, तो ये है जो आज पढ़ाया है मैंने पूरा वो बता रहा हूँ मैं। तो ये हो गया 2 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, p वेक्टर r अपॉन कितना हो जाएगा, r की पावर 4, r से कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बराबर हो जाएगा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर अपॉन r का क्यूब, जिसको हम ऐसे बोलते थे 2k p वेक्टर अपॉन r का क्यूब, ऐसे बोलते थे। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ कैसे बोलेंगे, यहाँ पे आ जाओ, b वेक्टर बराबर हो जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r का क्यूब, ठीक है, और ये हो जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम 2k m k डैश बोल दो इसको, मतलब फाइनल रिजल्ट एकदम सेम है 2 2, यहाँ का k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ का k डैश म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ का p वेक्टर वहाँ का m वेक्टर बोल दो, और यहाँ का r क्यूब वहाँ का r क्यूब, यहाँ पे p वेक्टर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, और यहाँ चेक करो इसी डायरेक्शन, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और वहीं की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे निकालते थे, ऐसे तो निकालते थे, अपने हाथ को कर्ल करो है ना, और वहां की डायरेक्शन में वो होता था,
अच्छा एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो यहाँ क्या होगा, नॉर्थ पोल, वहाँ क्या होगा, साउथ पोल। तो मैं यहाँ पे वो भी तो बना सकता हूँ इमेजिनरी मैग्नेट, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो। इसको क्या बना सकते हैं, इमेजिनरी मैग्नेट। तो ये ऐसे, यहाँ क्या होगा, साउथ और यहाँ नॉर्थ। और देखो बिल्कुल सेम, साउथ का माइनस क्यू चार्ज और नॉर्थ को प्लस क्यू चार्ज, तो वैसे ही आएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे तो आएगा इस तरफ, ये इस तरफ आएगा और उसी डायरेक्शन मैग्नेटिक। इसकी फोटो खींच लो, लिख लेना बाद में, खत्म करो, बंद करो उसको।